मॉर्निंग एवरीवन। देखो अपन ने यूनिट नंबर 1 डिस्कस की थी। लास्ट क्लास जो अपनी खत्म हुई थी उसमें यूनिट नंबर 1 डिस्कस हो गई थी। क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं अपन यूनिट नंबर 1 के अंदर? जो टॉपिक्स अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देन वी डिस्कस्ड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सब अपन ने कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग डिस्कस किया था। इसके अलावा अपन ने डिस्कस किया था ऑफर। ऑफर में अपन ने डिस्कस किया था डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ ऑफर and essentials of a valid offer. Essentials of a valid offer. Then we discussed acceptance. एक्सेप्टेंस में अपन ने मेनली दो चीजें डिस्कस की थी, एक तो डेफिनेशन और दूसरा एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस। इसके अलावा अपन ने सिग्निफिकेंस भी डिस्कस की थी। एक्सेप्टेंस की सिग्निफिकेंस क्या होती है, जिसमें अपन ने वो सूखा बारूद और जलती हुई माचिस की तीली का एग्जांपल पढ़ा था। ये सब टॉपिक अपन ने डिस्कस की थी। किसी को कोई भी डाउट है? कौन कौन पढ़ कर आया है पूरा? आपने पूरा नहीं पढ़ा यूनिट नंबर 1? तो पूछो, जो समझ नहीं आ रहा पढ़ा तो पूरा है क्या? बताओ, पॉइंट बताओ। Offer is different from mere statement of intention and invitation to offer a. इसमें कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया? स्टेटमेंट वर्सेस ऑफर, एक पॉइंट तो ये है। दूसरा रिप्लाई टू एन इंक्वायरी वर्सेस ऑफर, दूसरा पॉइंट ये है। और तीसरा इनविटेशन टू ऑफर वर्सेस ऑफर, तीसरा पॉइंट ये है। करेक्ट। स्टेटमेंट का मतलब होता है सिर्फ किसी बात को बोलना, और ऑफर का मतलब होता है किसी बात को बोलना और उसमें सामने वाले पर्सन की मंजूरी चाहना। जैसे कल सुबह 9 बजे क्लास रख लें, क्या ये ऑफर है? क्योंकि मैंने आपसे पूछा है कल सुबह 9 बजे से क्लास है, ये मैंने आपको बताया है। इसमें मैंने आपसे पूछा नहीं क्या रख ले या नहीं रख ले, नहीं पूछा ना। 9 बजे से क्लास है ये डिक्लेयर कर दिया गया, तो दिस इज स्टेटमेंट। जब आप अपनी बात किसी को बता देते हो तो उसे स्टेटमेंट बोलते हैं, और जब आप सामने वाले से पूछना चाहते हो कुछ तो उसे ऑफर बोलते हैं। जैसे ए ने बी को कहा कि मैं अगले साल जून तक शादी कर लूंगा, ये स्टेटमेंट है। ऑफर कब बन जाएगा? तुम शादी करोगी क्या मुझसे, दिस इज ऑफर। समझ रहे हो डिफरेंस? अपनी बात को बोल देना, सामने वाले के आपको हाना नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे मेरी बात बतानी है, मैंने बता दी, दैट इज स्टेटमेंट। अब जब सामने वाले की आप उसमें मंजूरी चाहते हो, दैट बिकम्स ऑफर। ठीक है। स्टेटमेंट का मतलब होता है सिर्फ किसी बात को बताना या किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करना, वो स्टेटमेंट कहलाता है। जब आप उसमें सामने वाले पर्सन की मंजूरी चाहते हो ना, इट बिकम्स ऑफर। ठीक है। दूसरा है रिप्लाई टू एन इंक्वायरी वर्सेस ऑफर। रिप्लाई टू एन इंक्वायरी का मतलब होता है जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कोई बात पूछता है, नहीं इसमें आराम से आंसर टू क्वेश्चन का मतलब ही तो है रिप्लाई टू इंक्वायरी। हाँ वही बात है। इसको आप ये भी लिख सकते हो, ऑफर आंसर टू ए क्वेश्चन। बस अब ठीक है। एक व्यक्ति अगर आपसे कुछ पूछ रहा है और आप सिर्फ उस बात का जवाब दे रहे हो तो उसे आप ऑफर नहीं बोल सकते। जैसे कि एग्जांपल देते हो, मान लो यहाँ पर सी फाउंडेशन की क्लासेस होती है और सी एंटर की क्लासेस होती है। आप यहाँ पर किसी काम से जा रहे थे, आपने देखा ये सी की क्लासेस होती है यहाँ पर, या कंप्यूटर की क्लासेस होती है यहाँ पर। आप अंदर आए, आपने पूछा यहाँ पर सी फाउंडेशन की क्लासेस होती है क्या? मैं खड़ा था, मैंने बोला हाँ होती है। आपने बोला ठीक है। अब आप अगले दिन क्लास में आकर बैठे, तो क्या मैंने आपको ऑफर किया था कि आप आके ज्वाइन कर सकते हो? नहीं, मैंने सिर्फ आपने जो सवाल पूछा तो सवाल का जवाब दिया।
इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ सीए फाउंडेशन की क्लास ज्वाइन करने की। एक एग्जाम्पल बुक में दे रखा है, जो एक केस स्टडी है। एक व्यक्ति है, उसने दूसरे व्यक्ति को फोन करके पूछा कि आप फाउंटेन पेन सेल करते हो क्या, और मिनिमम प्राइस कितनी है उसकी, और मुझे सेल कर दोगे क्या? मुझे सेल कर दोगे क्या? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बोला हाँ फाउंटेन पेन सेल करते हैं और मिनिमम प्राइस इतनी है, से फॉर एग्जांपल $90 फॉर ए पाउंड 90, तो पाउंड 90 मिनिमम प्राइस है और मैं सेल करता हूँ फाउंटेन पेन। तो जिसने क्वेश्चन पूछा था ना, उसने एक ऑर्डर बना दिया, ऑर्डर बनाकर सेंड कर दिया कि इतने ऑर्डर इतने फाउंटेन पेन हमें चाहिए इस प्राइस के ऊपर 90 के ऊपर। तो सामने वाले ने मना कर दिया, बोले मैं तो नहीं भेज रहा। अब जिसने ऑर्डर दिया था ना, उसने केस फाइल कर दिया। उसने बोला पहले तो इन्होंने मुझे ऑफर दिया 90 पाउंड के अंदर सेल करने का, और अब जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर तो ये मना कर रहे हैं। सामने वाले ने बोला कि मैंने कब ऑफर दिया भाई? बोला आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया ना, इसका मतलब आपने मुझे ऑफर दिया। क्वेश्चन का जवाब देना ऑफर देना नहीं होता, समझ गए क्या? अगर मैंने आपको कोई चीज का पूछा कि आप ये काम करते हो क्या, या आप यहाँ पर रहते हो क्या, आपने बोला हाँ मैं यहाँ पर रहता हूँ। आप घर किराए पर देते हो क्या, आपने बोला हाँ घर किराए पर देते हो। तो मैं अगले दिन से आके आपके घर में शिफ्ट हो जाऊंगी, मुझे आपसे कंफर्म करना है कि आप मुझे दे दोगे या नहीं दे दोगे, कंफर्म करना है। तो किसी चीज का क्वेश्चन का जवाब देना इस चीज का प्रमाण नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति ने जवाब देने का मतलब आपको ऑफर दिया। किसी क्वेश्चन का जवाब देना अलग चीज होती है और ऑफर करना अलग चीज होती है। अगर ए ने बी से पूछा क्या आप फाउंटेन पेन सेल करते हो, और उसने बोला हाँ, इसका मतलब बी ए को सेल करने का ऑफर नहीं दे रहा, वो सिर्फ ए के क्वेश्चन का जवाब दे रहा है। सेम एग्जांपल अपन अपनी कोचिंग पे लगा लेते हैं। आपने पूछा सर यहाँ पर सीए फाउंडेशन की क्लास होती है क्या, मैंने बोला हाँ होती है। इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं आपको आने के लिए ऑफर कर रहा हूँ कि आप आओ ज्वाइन कर लो, नहीं। अगर मैं पूछूं ना कि आपको ज्वाइन करनी है क्या, कर लो, तब अगर आपने बोला हाँ, तो इसका मतलब मैंने आपको ऑफर दिया था और आपने उसे क्या किया है, एक्सेप्ट। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसी क्वेश्चन का जवाब देना ऑफर नहीं हो सकता, साथ में आगे काउंटर क्वेश्चन या काउंटर ऑफर होना चाहिए। समझ गए क्या? समझ क्लियर है पक्का? तीसरा है इनविटेशन टू ऑफर वर्सेस ऑफर। अब इनविटेशन टू ऑफर के अंदर कई चीजें आ जाती है, जैसे प्रोस्पेक्टस आ जाता है, एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, प्राइस लिस्ट आ जाती है, एडवर्टाइजमेंट, प्राइस लिस्ट, ये तीनों चीजें इसमें आ जाती है इनविटेशन टू ऑफर में। एडवर्टाइजमेंट से समझते हैं अपन, बहुत इजी है। अभी अभी अब दिवाली आकर गई थी, तो दिवाली पर अलग अलग जगह अलग अलग ऑफर आते हैं। जैसे मिंत्रा है, मिंत्रा पर आ रहा है 50% डिस्काउंट ऑन दिवाली, दिवाली बम्पर ऑफर, दिवाली धमाका, दिवाली बिग ऑफर, ऐसे करके अलग अलग नाम से आते हैं। वो सब इनविटेशन टू ऑफर है। वो चाहते हैं कि आप जाओ और उनकी वेबसाइट के ऊपर आप सर्च करो जो भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है। उसके बाद जब वो इनविटेशन टू ऑफर हो गया, आप वहां पर जाकर अगर कोई चीज ऑफर करते हो, मतलब आप खरीदने की कोशिश करते हो, ऑर्डर करते हो, वो क्या हो जाएगा, ऑफर। और अगर आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेंस। लिखा था ना योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, इसका मतलब उन्होंने आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। समझ गए क्या? तो जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं ना, जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, ऑल दीज आर इनविटेशन टू ऑफर। ये आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आओ और आके हमको ऑफर करो। और जब आप उस इनविटेशन टू ऑफर को एक्सरसाइज करते हो तो आप क्या करोगे, ऑफर, और फिर सामने वाला डिसाइड करेगा उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं। जितने भी शॉप्स आपने देखी होगी, जैसे आप बाहर निकलो तो इस गली में बहुत सारी शॉप्स है ना, कोई किसी चीज की है, कोई किसी चीज, जैसे जैसे सामने गली के बाहर एक फोटो स्टेट की शॉप है, उस पर स्टेशनरी का सामान मिलता है, तो वो इनविटेशन टू ऑफर है। वो इनवाइट कर रहे हैं आओ और आप हमसे फोटो कॉपी करवाओ या हमसे स्टेशनरी का सामान मांगो। आप गए, आपने बोला फोटो कॉपी करवानी है, तो आपने क्या किया, ऑफर फोटो कॉपी करवानी पूछकर, और सामने वाले ने बोला हाँ कर देंगे, उसने क्या किया, आपके ऑफर को एक्सेप्ट। मान लो लाइट गई हुई है, ये मशीन खराब है, तो वो मना कर सकता है ना, अभी तो मशीन खराब है, अभी तो लाइट गई हुई है, अभी तो टाइम नहीं है, पहले से बहुत सारे 2 दिन बाद करवा देगा। तो ये आपके ऑफर को एक्सेप्ट वो नहीं करा। उसने क्या दिया, दुकान खोलकर इनविटेशन टू ऑफर। आपने उस दुकान पर जो चीज है वो मांग कर क्या किया, ऑफर। और सामने वाला अगर वो देना चाहे आपको चीज तब तो एक्सेप्टेंस होगी, और देने से मना कर दे तो एक्सेप्टेंस नहीं। सिंपल सा एग्जांपल, एडवर्टाइजमेंट के एग्जांपल बहुत सारे हैं। आप टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखते हो, या फिर कोई आप यूट्यूब चला रहे हो, बीच में एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, है ना। हर 2-2 3-3 4-4 5-5 मिनट के बाद में एक एडवर्टाइजमेंट चालू हो जाता है 19 या 20 सेकंड का। वो इनविटेशन टू ऑफर है। वो चाहते हैं कि आप आओ और आके हमसे वो चीज मांगो जो हम
ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर कर रहे हैं। आप अगर वो चीज मांगते हो तो आपकी तरफ से क्या हो गया, ऑफर। सामने वाला अगर वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट करे तो क्या हो जाएगा, वो एक्सेप्टेंस। क्लियर। दूसरा है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का एग्जांपल आपने अकाउंट्स में क्या होगा, सबने 12th के अंदर एक क्वेश्चन क्या होगा जिसमें कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है और एप्लीकेशन इनवाइट करती है, बाद में लोगों को एप्लीकेशन डालते हैं शेयर के लिए और फिर कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट करती है। तो जो भी प्रोस्पेक्टस है ना, वो कंपनी के द्वारा इशू किया गया डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू वो पब्लिक को इनवाइट करती है कि आओ और हमसे हमारे शेयर्स मांगो। अगर आप कंपनी के शेयर्स मांगते हो तो वो क्या हो जाएगा, ऑफर। और कंपनी अगर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके आपको अलॉटमेंट दे देती है वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेंस। समझ गए। तो प्रोस्पेक्टस वही है जो आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा है, जिसके थ्रू आपने वो सब एंट्री किया ना, एप्लीकेशन बनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, रीइश्यू ऑफ शेयर्स, ये सब किया होगा ना अकाउंट्स में। तो कौन से डॉक्यूमेंट के थ्रू लोगों से कंपनी एप्लीकेशन मांगती है, प्रोस्पेक्टस। लोग जो एप्लीकेशन लगाते हैं वो क्या है, ऑफर। और अगर अलॉटमेंट मिल जाए उसके अगेंस्ट तो वो क्या है, एक्सेप्टेंस। क्लियर। तीसरा है प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट के एग्जांपल आप किसी भी रेस्टोरेंट से पिक कर सकते हो। मेन्यू होता है रेस्टोरेंट के अंदर, एक पूरा मेन्यू बना होता है जिसमें आप जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो खाना खजाना गए, या आप मान लो राजा रानी गए, या आप मान लो रानी सती मंदिर की कैंटीन में गए, तो वहां पर एक मेन्यू लिस्ट बनी होती है। उस मेन्यू लिस्ट को देखकर आप ऑर्डर प्लेस करते हो। वो मेन्यू लिस्ट क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर। आप उसमें से जो भी खाने के लिए ऑर्डर करोगे वो क्या है, ऑफर। और जो भी आपने खाने के लिए ऑर्डर किया अगर वो सामने वाला आपको लाकर दे दे तो वो क्या है, एक्सेप्टेंस। ऐसा होता है ना बहुत बार रेस्टोरेंट के अंदर आप कुछ खाने के लिए मांगते हो, बोलते सर अभी अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब उन्होंने आपके ऑफर को क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। समझ गए। तो ये प्राइस लिस्ट होती है। क्लियर। अब तो समझ में आ गया, सबको आ गया। चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करें। यूनिट नंबर 1 में और भी कोई क्वेरी है, नहीं है कोई क्वेरी, स्टार्ट करो यूनिट नंबर 2। चलो देखो यूनिट नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे अपन। यूनिट नंबर 2 है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन के बारे में मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में थोड़ा सा समझाया था। जब अपन ने एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, तब आया था एग्रीमेंट का मतलब क्या था, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। और फिर मैंने आपको समझाया था कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न का मतलब कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और बदले में आप मुझे फीस दे रहे हो, दैट इज माई कंसीडरेशन। अगर आप लोग फीस दे रहे हो और बदले में आपको पढ़ाया जा रहा है तो वो नॉलेज, वो कोचिंग क्लासेस, वो स्टडी, वो क्या कहलाएगी, आपके लिए कंसीडरेशन कहलाएगी। तो एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर दोनों लोगों के लिए अलग अलग कंसीडरेशन होता है। एक का प्रॉमिस दूसरे का कंसीडरेशन है, दूसरे का प्रॉमिस पहले का कंसीडरेशन है। क्लियर है, समझ गए। तो कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, कंसीडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो क्यू। और क्विड प्रो क्यू का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। जब आप किसी के लिए कुछ करते हो तो बदले में आपको क्या मिल रहा है, दैट इज योर कंसीडरेशन। एक एग्जांपल लेते हैं। स्टेशनरी शॉप पर आप गए और आपने क्लासमेट की 244 पेजेस वाली 5 नोटबुक खरीदी, बदले में सामने वाले को आपने 500 रुपए दिए। बताओ आपका कंसीडरेशन क्या है, ये 5 नोटबुक, और सामने वाले का कंसीडरेशन क्या है, स्टेशनरी शॉपकीपर का 500 रुपए। समझ गए, सिंपल है जी चीज। आपको जो मिल रहा है ना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, दैट इज योर कंसीडरेशन, और सामने वाले को जो मिल रहा है दैट इज हिज कंसीडरेशन और हर कंसीडरेशन। क्लियर है, एकदम सिंपल। कोर्ट में आप गए, आपने वकील को अपॉइंट किया, मान लो आपने किसी को पीट दिया था तो सामने वाले ने आपके ऊपर केस फाइल कर दिया, अब आपको लॉयर अपॉइंट करना पड़ा, आपने लॉयर को अपॉइंट किया। बताओ आपको क्या कंसीडरेशन मिलेगा, लॉयर के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज, और लॉयर को क्या कंसीडरेशन मिलेगा, फीस, आपसे जो फीस मिलेगी उसका कंसीडरेशन। सिंपल, समझ गए। क्लियर है। तो कोई भी चीज जब आप करते हो तो उस चीज को करने के बदले आपको जो भी मिले, वट एवर यू गेट इन रिटर्न इज योर कंसीडरेशन। कंसीडरेशन जो है ना वो दोनों तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव भी
और नेगेटिव। जब बदले में सामने वाला आपके लिए कुछ करके दे तो वो तो कैसा कंसिडरेशन है, पॉजिटिव। और बदले में जब सामने वाला आपके बोलने पर कुछ ना करे वो कैसा कंसिडरेशन है, नेगेटिव। देखो दो पार्टी होती है कंसिडरेशन में, एक तो होता है प्रोमिसर और एक होता है प्रोमिस। हु प्रोमिसेस, हु गिव कंसिडरेशन। अब देखो सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर मैंने कोई कॉइन फ्लिप किया और कॉइन ऐसे सीधा आके खड़ा हो गया तो आपको उधर से हेड दिख रहा है, मुझे इधर से टेल। बताओ कौन गलत है कौन सही है? दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो कोई भी क्वेश्चन जब आपको आएगा ना तो उसमें एक पर्सन तो प्रॉमिस कर रहा है और दूसरा पर्सन उस प्रॉमिस के बदले कंसिडरेशन दे रहा है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हु इज प्रोमिसर एंड हु इज प्रोमिसिंग। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, I promised you to pay rupees 5 lakh if you do not open shop in my competition। अगर आप मेरे कंपटीशन में दुकान नहीं खोलते हो तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। इसमें बताओ प्रोमिसर कौन है? प्रोमिस किसने किया है? आई मतलब मैंने, तो आई तो क्या हो गया? प्रोमिसर। प्रोमिसर जिसने प्रॉमिस किया वो प्रोमिसर होता है और यू क्या होता है यहाँ पर? आप क्या हो गए यहाँ पर? प्रोमिसिंग। तो मैं क्या प्रॉमिस कर रहा हूं? टू गिव ₹5 लाख और मुझे कंसिडरेशन क्या मिल रहा है? यू विल नॉट ओपन शॉप, नॉट ओपन शॉप इन माई कॉम्पिटिशन। अब अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको अगर कंसिडरेशन पूछा जाए तो आप दोनों चीज को कंसिडरेशन नहीं बताओगे। आप ये देखोगे प्रोमिसर कौन है, इसमें प्रोमिसर मैं हूं ना, तो मुझे बदले में क्या मिल रहा है? दुकान, आपका दुकान ना खोलना, ये कंसिडरेशन। 5 लाख रुपए कंसिडरेशन नहीं है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसी सिचुएशन को चेंज कर दूं, यू प्रोमिस्ड मी not to open shop in my competition if I pay you ₹5 lakh। ये देखो, अब बताओ प्रोमिसर कौन है इसमें? हु इज प्रोमिसर? आप, यू। और हु इज प्रोमिसिंग? आई, मैं। क्लियर है? अब कंसिडरेशन क्या है इसके अंदर? 5 लाख रुपए। मैं आपको क्या दे रहा हूं? 5 लाख रुपए। और मैं कौन हूं? प्रोमिसी। प्रोमिसी कंसिडरेशन देता है और प्रोमिसर प्रॉमिस पूरा करता है। और आपका प्रॉमिस क्या है? मेरे कंपटीशन में दुकान ना खोलना। ठीक है, अब ऊपर वाला एग्जांपल पिक करते हैं अपन, ये वाला। बताओ कंसिडरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव। कुछ नहीं करने का कंसिडरेशन दे रहे हो ना, तो कैसा कंसिडरेशन है? नेगेटिव। अगर आप कुछ करते बदले में तो कैसा कंसिडरेशन हो जाता? पॉजिटिव। जैसे आई प्रोमिस यू टू पे ₹5 लाख इफ यू सप्लाई मी 1000 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए। अब कैसा कंसिडरेशन है? पॉजिटिव। समझ गए? क्योंकि आप 5 लाख रुपए के बदले कुछ करके दे रहे हो मुझे। क्लियर है? तो प्रोमिजी अगर प्रोमिसर के लिए कुछ करे तब तो पॉजिटिव कंसिडरेशन है और कुछ ना करे तो वो नेगेटिव कंसिडरेशन। प्रोमिसर प्रोमिजी समझ में आ गया क्या? जो प्रॉमिस करता है वो तो प्रोमिसर कहलाता है और जिसको जो बदले में कंसिडरेशन देता है वो प्रोमिसी। या फिर जो प्रॉमिस करता है वो तो प्रोमिसर कहलाता है और जिससे प्रॉमिस किया गया है वो प्रोमिसी। अगर मैंने आपको कुछ प्रॉमिस किया है तो मैं क्या हूं? प्रोमिसर। और आप क्या हो? प्रोमिसी। क्लियर? दोनों एंगल हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि बुक की लैंग्वेज में, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में कैसा लिखा गया है। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। ए प्रॉमिस बी on 14th of November 2023 to supply
1000 tins of oil for rupees 5,20,000। अब इसमें आपको दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है। पहला, प्रोमिसर कौन है एंड प्रोमिसी कौन है। रुको एक सेकंड यार, रुको। दूसरा, प्रॉमिस क्या है एंड कंसिडरेशन क्या है। ये दो सवाल है आपसे, सब देख लो आराम से और उसके बाद मुझे आंसर करो। मैं आंसर करवाता हूँ 1 मिनट में, आप देख लो आराम से। A promised B on 14th of November 2023 to supply 1000 tins of oil for rupees 5,20,000। ए ने आज के दिन प्रॉमिस किया बी को कि मैं 5,20,000 रुपए के बदले 1,000 टिन्स ऑफ ऑयल सप्लाई कर दूंगा। तो दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है आपको, प्रॉमिस एंड प्रॉमिसी कौन कौन है, और प्रॉमिस क्या किया गया है और बदले में कंसिडरेशन क्या। देख लिया, आंसर करें। प्रोमिसर तो है ए और प्रोमिसी है बी। कितने लोगों का आंसर सही है? सबका सही है, वेरी गुड। प्रॉमिस क्या है? टू सप्लाई 1000 टिन्स ऑफ ऑयल, वेरी गुड। और कंसिडरेशन क्या है? 5,20,000 रुपीज। किस किस का सही है? सबका सही है, पक्का ना? झूठ तो नहीं बोल रहा ना कोई? चलो वेरी गुड। यही होता है प्रोमिसर प्रोमिसी, कंसिडरेशन और प्रॉमिस। समझ में आ गया? अब कंसिडरेशन के 3 टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस। कंसिडरेशन यूनिट के अंदर है क्या क्या, ये देखो। कंसिडरेशन के अंदर है 4 टॉपिक वैसे तो, लेकिन एक तो ना के बराबर ही है। पहला टॉपिक है डेफिनेशन, जो अपन ने अभी अभी डिस्कस की है। दूसरा टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कंसिडरेशन। तीसरा टॉपिक है, और चौथा टॉपिक है, तीसरा है प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एक्सेप्शंस। चौथा है एग्रीमेंट, वैलिड एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। ये 4 टॉपिक है। देयर आर 4 टॉपिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। पहला टॉपिक है डेफिनेशन, जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, समथिंग रिटन वाला। दूसरा टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कंसिडरेशन। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन होना जरूरी है, लेकिन कंसिडरेशन वैलिड है या नहीं है ये चेक करना भी जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आप बताना वैलिड है या नहीं। मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, अगर आप बदले में बी का खून कर दो, अब बताओ आपका जो कंसिडरेशन है मेरे लिए वो वैलिड है या इनवैलिड? इलीगल काम कर रहे हो ना आप, इनवैलिड है। कल को आप मुझसे 2 लाख रुपए ले लो, बी का खून नहीं करो, तो मैं क्या कोर्ट में जाकर बोल सकता हूँ सर मेरे 2 लाख रुपए दे लो? कोर्ट चेक दिला देंगे, क्यों दिए थे? तो बी का खून करवा रहा था, तो कोर्ट मुझे 2 लाख रुपए दिलवाएगा या मुझे जेल में डालेगा? जेल में डालेगा। तो आप बताओ वैलिड कंसिडरेशन है या नहीं? नहीं है ना। तो वैलिड कंसिडरेशन होना जरूरी है। अब वैलिड कंसिडरेशन के अलग अलग पॉइंट है। देयर आर 7 to 8 पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन पर्टिकुलर दिस टॉपिक। पहला पॉइंट है इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। डिजायर का मतलब होता है इच्छा या के हिसाब से। जैसे आप घर में रह रहे हो, किसके घर में रह रहे हो? अपने। बोलने के लिए अपना है, वैसे किसका है? पापा का। पापा का या दादाजी का या ताऊ जी का या चाचा जी का या मम्मी का या दादी का या चाची का या ताई जी का। आपका खुद का तो नहीं है, वो सब मेरे नाम पर है घर, चाहे देख लो आप। ऑब्वियसली नहीं है, अभी तो नहीं है, आगे जाकर हो जाएगा बात। तो पापा के घर में रह रहे हो आप, तो रहना भी किसके हिसाब से पड़ेगा? जिस दिन ज्यादा किया आपने उस दिन एक लात है और आप बाहर हो। समझ गए ना? तो कंसिडरेशन किसकी डिजायर पर होना चाहिए? प्रॉमिस। मैं अगर आपको कुछ प्रॉमिस कर रहा हूं तो बदले में मैं ये भी चाहूंगा ना कि आप जो चीज मैं बोल रहा हूं मेरे हिसाब से करो। समझ गए? तो कंसिडरेशन मस्ट एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। इसको समझने के लिए केस स्टडी समझते हैं,
ठीक है, आपकी बुक में एग्जाम्पल के रूप में दे रखी है या केस स्टडी के रूप में दे रखी है, वो समझते हैं। आप मुझे बताना क्या होगा। एक व्यक्ति है, उसने अपने यहाँ पर किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया कि वो मार्केट उसके हिसाब से चलाए। मतलब जैसे मैं आपको सेल्स एजेंट अपॉइंट कर रहा हूँ, तो आप किसके हिसाब से सेल्स करोगे? मेरे हिसाब से। मैंने अपॉइंट किया, आई प्रॉमिस यू टू पे सैलरी और कमीशन इफ यू सेल गुड्स अकॉर्डिंग टू मी। समझ गए? अब आपने क्या किया, आप मार्केट को मेरे हिसाब से चलाने के जगह किसी तीसरे पर्सन के हिसाब से चला रहे। तो बताओ, आप जब मुझसे कमीशन मांगने आओगे तो मैं क्या बोलूंगा? जाओ उसी से ले ले, जिसके हिसाब से काम कर रहे हो उसी से ले लो। पापा ने आपको कोई काम बोला, लेकिन आपने पापा के कहीं मम्मी की सुन ली। आप पापा के पास गए, पापा 100 रुपए दो, पापा क्या बोलेंगे? जा अपनी मम्मी से ले ले। बोलेंगे ना? ऐसा हुआ है ना किसी के साथ? तो या मम्मी ने बोला होगा ऐसा, आपने मम्मी को पूछा किस चीज के लिए, मम्मी ने मना कर दिया, फिर आप पापा के पास गए, पापा को ऐसे करना है, पापा बोले जा कर ले। तो मम्मी को गुस्सा तो होता रहे आप पर और पापा पर, पापा की पिटाई हो सकती है बाद में, वो एक अलग बात है, आपकी भी हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन फॉर नाउ आपने किसके हिसाब से काम किया है? पापा के हिसाब से। अब आप मम्मी के पास कोई बात लेकर गए, तो मम्मी क्या बोलेगी? जा पापा से पूछ ले, जा पापा से ले ले, ऐसे बोलेगी ना मम्मी। तो सेम गोज विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अगर मैं आपको कुछ प्रॉमिस कर रहा हूं और बदले में आप मुझे कंसिडरेशन दोगे, तो वो कंसिडरेशन किसके हिसाब से होना चाहिए? मेरे हिसाब से। अगर आप किसी और के हिसाब से काम कर रहे हो, तो मैं भी अपना प्रॉमिस पूरा करने से मना कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपका कंसिडरेशन वैलिड नहीं है। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ, ठीक है? इसको मूव वर्ड भी लिख रखा है, तो मूव लिख लो, यहाँ पर बुक में मूव है। कंसिडरेशन इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिस। समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर मैंने आपको अपना एम्प्लॉय अपॉइंट किया है, तो आपको अगर मुझसे सैलरी चाहिए तो काम भी किसके हिसाब से करना पड़ेगा? मेरे हिसाब से। अगर आप किसी और के हिसाब से काम कर रहे हो, तो मैं भी सैलरी देने से मना कर सकता हूँ ना। मैं बोल सकता हूँ यार काम तो तू किसी और के हिसाब से कर रहा है, वो सैलरी मुझसे लेगा। ऐसे थोड़ी होता, उसी से सैलरी ले जिसके हिसाब से काम कर रहा है। तो क्योंकि आपका कंसिडरेशन वैलिड नहीं था, तो प्रोमिसर भी अपना प्रॉमिस पूरा करने से मना कर सकता है। तो प्रोमिसी हैज टू मेक श्योर कि कंसिडरेशन किसके हिसाब से हो? प्रोमिसर, ना कि किसी और के हिसाब से। अगर किसी और के हिसाब से कंसिडरेशन है या प्रोमिसर के हिसाब से नहीं है, तो प्रोमिसर अपना प्रॉमिस पूरा करने से साफ तौर पे मना कर सकता है। क्लियर? मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा सीए फाउंडेशन, बदले में आपको इतनी तारीख को इतनी फीस देनी पड़ेगी। अगर आप उतनी तारीख उतनी फीस लेकर आते हो, तब तो मैं पढ़ाऊंगा, वरना मैं मना कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? कर सकता हूं ना, क्योंकि आपने कंसिडरेशन मेरे हिसाब से नहीं दी। क्लियर है? तो जो भी प्रोमिसी है, ही हैज टू मेक श्योर कि वो जो भी कंसिडरेशन दे, वो किसके हिसाब से दे? प्रोमिसर के हिसाब से। अगर वो प्रोमिसर के हिसाब से कंसिडरेशन देता है, तब तो वो वैलिड कंसिडरेशन है, और अगर वो प्रोमिसर के हिसाब से नहीं दे रहा, तो वो इनवैलिड है। समझ गए? सेकंड पॉइंट है, इट मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी। ये दे रखा है ना, सेकंड पॉइंट देखो। यही है, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी। व्हाट डज दैट मीन? इसका क्या मतलब होता है कि कंसिडरेशन प्रोमिसी भी दे सकता है और प्रोमिसी की जगह कोई और भी। जैसे अपन अपना एग्जांपल ले लेते हैं, आई प्रोमिस्ड यू टू टीच सीए फाउंडेशन लॉ फॉर ₹31,000। बताओ इसमें प्रोमिसर कौन है? मैं। प्रोमिसी कौन हो? आप। मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ाने का प्रॉमिस। आप क्या कर रहे हो? फीस का प्रॉमिस। अभी जो फीस 31,000 रुपए आप दो, आपका भाई दे, आपकी बहन दे, आपके दोस्त दे, आपके रिश्तेदार दे, आपके मम्मी पापा दे, या कोई भी दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो मेरी फीस मिल रही है ना। तो कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिस। प्रॉमिस मैंने किससे किया है? आपसे। लेकिन यहाँ पर कंसिडरेशन जो 31,000 रुपए है, वो जरूरी नहीं आप ही दो,
आपके बिहाफ पर कोई और व्यक्ति भी दे सकता है, अनलेस कंसिडरेशन इज ए पर्सनल स्किल। अगर पर्सनल स्किल है ना तो बात अलग है। जैसे बीसीसीआई हैज प्रोमिस्ड विराट कोहली टू पे ₹7 करोड़ पर एनम फॉर हिज क्रिकेटिंग सर्विसेज। वो बीसीसीआई जब जब उसको चाहेगी तब तक वो क्रिकेट खेलेगा, बदले में बीसीसीआई उसे क्या दे रही है? ₹7 करोड़। अब विराट कोहली बोल रहा है मैं तो नहीं आ सकता, अनुष्का को भेज देता हूँ एक दिन क्रिकेट खेलने, बीसीसीआई ने बोला हमें कोई दिक्कत नहीं। अब इंडिया में जैसे रोहित शर्मा आउट हुआ वैसे अनुष्का शर्मा खेलने आ गई विराट कोहली सेमीफाइनल, बताओ ये चल सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर कंसिडरेशन क्या है? पर्सनल स्किल है। अगर कंसिडरेशन पर्सनल स्किल है तब तो वो किस से आनी चाहिए? प्रोमिस से। पर्सनल स्किल के अलावा कुछ है ना तो वो चाहे कंसिडरेशन प्रोमिस दे चाहे प्रोमिस के बिहाफ पर कोई हो, चाहे वो 31,000 रुपए आप दो या आपके रिश्तेदार दे, आपके दोस्त दे, आपके मम्मी पापा दे या कोई अनजान व्यक्ति दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट वुड बी कंस्टिट्यूट एज वैलिड कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन प्रोमिस से भी आ सकता है और प्रोमिस के बिहाफ पर किसी और से भी। क्लियर है? किसी को डाउट इसमें कुछ नहीं? समझ में आ गया पॉइंट? तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है भाई, बता दो। क्यों एक ही यूनिट के नोट्स इसमें? कंसिडरेशन प्रोमिस कैसे डिसाइड करेगा? प्रोमिसर करेगा वो तो। हाँ वो तो काउंटर ऑफर हो गए ना भाई मेरे, वो तो काउंटर हो गया। अब तक प्रॉमिस होने के बाद तो सब कुछ कंसीडर हो चुका है, इसीलिए बोलते हैं ना मोल भाव पहले ही कर लो। अब जैसे आप 31 की जगह 29 लेकर आए हो तो मैं भी पढ़ाने के लिए मना कर सकता हूँ, मैं ऐसे नहीं होता 31 दोगे तो पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। ऊपर वाला पॉइंट क्या था? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, समझ गए? इसीलिए तो बोलते हैं ना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले मोल भाव कर लो। अपन यहाँ कहाँ पहुंच चुके हैं? प्रॉमिस पर, और आप कहाँ पर हो? काउंटर ऑफर पर। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन और इन्फोर्सेबल बाय लॉ सब जुड़ चुका है, उसके बाद की सिचुएशन बात कर रहे हैं। जैसे आपका एग्जांपल ही लेता हूँ, मान लो 31,000 रुपए सी फाउंडेशन की फीस, और आप बोलो सर मैं तो 15 ही दूंगा, तो हम अगले दिन से आपको पढ़ाने के लिए मना कर सकते हैं, आने मत कल से। अगर आप कहते हो कि आपको जितनी मर्जी उतनी दे दो, वो एक अलग बात है, वो तो फिर आगे जाके अपन डिस्कस करेंगे, वो तो रेमिटेंस या वेवर में आता है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट रेमिटेंस या वेवर में आता है। जो सेक्शन 63 है वो क्या बोलता है कि जो प्रोमिसर है वो चाहे तो पूरा का पूरा पेमेंट माफ कर दे या कम पेमेंट में भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा मान ले। बिल्कुल पॉसिबल, डिस्काउंट तो मान ही सकते हो। जैसे मैंने मेरे किसी कस्टमर को गुड्स बेचे 1,00,000 रुपए का, ठीक है, लास्ट में जब पेमेंट कर रहा है तो उसने मेरे को 95,000 रुपए दिए, 5,000 रुपए उसने काट लिए किसी चीज के, और मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो तो मेरी मर्जी है, मैं तो चाहे ₹1,00,000 मत लो उससे, जा फ्री, वो मेरी मर्जी है। लेकिन वैलिडिटी की अगर बात करें और आप बोलो सर 31 है मैं तो 25 दूंगा, और मैंने बोल दिया मैं नहीं पढ़ाऊंगा फिर, तो मेरे पास इसका हक, आप जिद नहीं कर सकते कि सर 25,000 रुपए दे तो रहा हूं फिर क्यों नहीं पढ़ाओगे? अरे भाई 25,000 ले ही नहीं रहा मैं, पूरे 31 दो मुझे तब पढ़ाऊंगा, समझ गए क्या? तो प्रोमिसर तो चाहे तो वेव तो कर ही सकता है भाई, मैं ये मना थोड़ी कर रहा हूं कि प्रोमिसर वेव ही नहीं कर सकता, लेकिन अगर प्रोमिसर वेव नहीं करना चाहे तो वैलिड नहीं होगा कंसिडरेशन, अगर आप पूरा कंसिडरेशन नहीं दे। अगर 31,000 रुपए की जगह आप 25,000 रुपए दे रहे हो और मैं मना कर दूं मैं नहीं पढ़ाऊंगा, फिर आपके पास कोई राइट है क्या? अगर आप 31 की जगह 25 दे रहे हो मेरे पढ़ाने के बाद, तो मैं आपके खिलाफ केस फाइल कर सकता हूँ, 6,000 रुपए दिलाऊं, कोर्ट को बोलूंगा मैं जाकर। क्लियर? समझ गए सिचुएशन है? प्रोमिसर अपनी मर्जी से कुछ भी करे, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने मान लो मुझे कोई गुड्स सप्लाई किया 25,000 रुपए का, और मैंने बोला क्या पेमेंट हुआ, इसने बोला सर आपसे क्या पेमेंट लेना, इनकी मर्जी भाई, नहीं ले रहा पेमेंट तो नहीं ले रहा, इसके पैसे अगर लेने से मना कर दे तो आप क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर ये मांगे तो मुझे देने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? समझ गए? वैलिडिटी की बात कर रहे हैं अपन, वेव करने की बात नहीं कर रहे। क्लियर? वो तो कोई भी कर सकता है। आप मुझे बोलोगे सर इतना सारा गुड्स खरीदा है मैंने, 50 लाख रुपए का गुड्स साल का बेचता हूँ मैं, आपका 1% डिस्काउंट दे दो तो क्या हो जाएगा? मैंने बोला ठीक है ले लो, तो ये तो मेरी मर्जी है ना। अगर मैं नहीं देता तो आप आगे गुड्स खरीदो नहीं खरीदो आपकी मर्जी है, लेकिन उसका पेमेंट तो आपको मुझे पूरा करना पड़ेगा। क्लियर? नहीं करोगे तो मेरे पास किसका ऑप्शन है? जहां पर 10 लाख केसेस
ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट का, समझ गए? क्लियर? 10 लाख केसेस पेंडिंग थे, नायक मूवी आई थी तब, वो आई थी 2000 के आसपास, अब तो और बढ़ गए होंगे। नायक मूवी नहीं देखी क्या? एक दिन का सीएम, याद है क्या? है ना? वो सिर्फ मूवीज में होता है, टाइम नहीं हमारे पास डिस्कशन के लिए, वी हैव टू टेक एक्शन। ऐसे कोई एक्शन ले नहीं सकता भाई, अगले दिन ही बैंड बज जाती है फिर। चलो भाई आगे चलते हैं। आई प्रोमिस्ड यू टू टीच ए सीए फाउंडेशन लॉ फॉर 31,000 रुपीज। इसमें देखो 31,000 रुपये आप भी दे सकते हो, आपके घर वाले भी दे सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी दे सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी दे सकते हैं, या कोई अनजान व्यक्ति भी दे सकते हैं। एनी स्ट्रेंजर कैन पे। कंसिडरेशन क्या है? अगर पर्सनल स्किल है तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस ही पूरा करेगा, कोई और नहीं। इसे उल्टा कर लेते हैं। यू प्रोमिस्ड मी टू पे ₹31,000, थोड़ी ज्यादा हो गया, फॉर टीचिंग सीए फाउंडेशन। अब बताओ, मेरी जगह कोई और पढ़ा दे तो चल जाएगा? मतलब मैं नहीं बोल रहा मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, या कोई और आएगा वो मुझसे अच्छा नहीं पढ़ा सकता, लेकिन सेम नहीं पढ़ा सकता। सेम का मतलब समझ गए क्या? कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, क्योंकि ये पर्सनल स्किल है, समझ गए? आपने अरिजीत सिंह को प्रॉमिस किया कि आप 2 लाख रुपए दोगे, बदले में अरिजीत सिंह आपके घर पर आकर परफॉर्म करेगा। अब अरिजीत सिंह बोल रहा है मेरी जगह अगर वो नुक्कड़ वाले टूटू को भेज दू तो टूटू आगे गा तो रहा है, टूटू चाहे भले अरिजीत सिंह से अच्छा गा तो, लेकिन अरिजीत सिंह तो नहीं है ना। पर्सनल स्किल आ गया ना, तो पर्सनल स्किल जहां पर आ गया ना, वहां पर प्रोमिजी को ही पे करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोमिजी के यहाँ पर कोई और भी पे कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, पे कर सकता है। ठीक है, समझ गए? तीसरा पॉइंट देखते हैं इसका क्या है। हाँ जी, तीसरा पॉइंट है एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। ये तो बड़ा सिंपल है, अगर आप ऑलरेडी 31,000 रुपए दे चुके हो तब तो एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन है, और आप बोलोगे सर देंगे अभी तो कहां दिए, तो वो एग्जीक्यूटरी। जो बच्चे पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं, आई होप उनका एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन है, और जो बच्चे नए बच्चे पढ़ रहे हैं, आई होप जल्दी उनका एग्जीक्यूटेड हो जाए। समझ गए क्या? अरे मैं टोंट नहीं मार रहा हूँ, डोंट टेक इट भाई, मैं वो एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूँ जो सीधा आपको लगे आके दिल पे, और आप कभी भूलो नहीं। बोले ये बात तो सर कभी नहीं भूलेंगे हम, जो आपने बातों बातों में सुनाया है ना, एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी के नाम पर, याद रहेगा। तो जो कंसिडरेशन दिया जा चुका है, दैट इज, मैं सिर्फ कंसिडरेशन की बात कर रहा हूँ, प्रॉमिस की बात नहीं कर रहा। जैसे आई प्रोमिस्ड यू टू सप्लाई iPhone 15 Pro आफ्टर 2 months फॉर ₹1,50,000। आपने मुझे 1,50,000 रुपए एडवांस दे दिए, मैं आपको फोन 1.5 महीने बाद दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, 15 दिन बाद दूंगा। तो प्रॉमिस तो भी बकाया है, लेकिन कंसिडरेशन क्या हो चुका है? एग्जीक्यूट। समझ गए? या फिर मैंने आपको गुड्स डिलीवर कर दी और आप मुझे पेमेंट 3 महीने बाद दोगे, 3 महीने की क्रेडिट पर दिया, तो मेरा कंसिडरेशन अभी क्या है? एग्जीक्यूट। समझ गए? अभी तक मुझे कंसिडरेशन मिला नहीं, वो मिलेगा 3 महीने बाद। क्लियर? तो कंसिडरेशन सिर्फ देखना आपको, अगर वो दिया जा चुका है, पूरा हो चुका है तो एग्जीक्यूटेड है, अगर बकाया है तो एग्जीक्यूटेड। क्लियर? समझ में आ रही है बात? सिर्फ कंसिडरेशन की बात कर रहा हूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा। कॉन्ट्रैक्ट में तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन दोनों आते हैं, और सिर्फ अगर अपन किसकी बात करें? कंसिडरेशन की, तो कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी दोनों हो सकता है। क्लियर? चाहे एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन हो चाहे एग्जीक्यूटेड हो, दोनों क्या माने जाएंगे? वैलिड माने जाएंगे। क्लियर? चौथा पॉइंट है कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसको बड़े सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आई टॉट यू लो, मैंने आपको लो पढ़ाई, बदले में आप मुझे आज फीस दे रहे हो, टुडे यू पेइंग फीस। ये कैसा कंसिडरेशन है? पास्ट कंसिडरेशन। जिस चीज के बदले आप मुझे कंसिडरेशन दे रहे हो ना, वो ऑलरेडी हो चुकी है। रुको एक सेकंड, ये प्रेजेंट कंसिडरेशन, सॉरी, आप आज मुझे दे रहे हो ना पैसा, तो प्रेजेंट कंसिडरेशन है। आप एडवांस दे चुके हो ऑलरेडी, एडवांस गिव। ये कैसा कंसिडरेशन है? पास्ट कंसिडरेशन।
आप 2 महीने बाद पैसे दोगे, पढ़ाया मैंने आज है, पैसे आप 2 महीने बाद दे रहे हो, ये कैसा कंसिडरेशन है? फ्यूचर। प्रॉमिस जब किया गया ना, उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन अगर ऑलरेडी मिल चुका है तो वो पास्ट कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन अगर अभी मिल रहा है तो वो प्रेजेंट कंसिडरेशन है, और कंसिडरेशन आगे जाकर मिलेगा तो वो कैसा है? फ्यूचर। जैसे मैंने आपको ऐसे 3 लैपटॉप सप्लाई किए, लैपटॉप तीनों मिलाकर अगर अपन वैल्यू करें तो 1,25,000 रुपए होते हैं मान लो, ठीक है, विद डिस्काउंट सब मिला मिला। तो आप अगर 1,25,000 रुपए 3 दिन पहले दे चुके हो तो मेरे लिए आज के दिन वो क्या है? पास्ट कंसिडरेशन। अगर आप 1,25,000 रुपए 3 दिन बाद दोगे तो वो क्या है? फ्यूचर कंसिडरेशन। मैंने आपको जैसे ही डिलीवर किए आपने वैसे मुझे पेमेंट दे दिया तो वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कंसिडरेशन। समझ गए? तो प्रॉमिस जब किया जा रहा है उसके अगेंस्ट अगर कंसिडरेशन आ चुका है तो पास्ट, आ रहा है तो प्रेजेंट, और आएगा किसी दिन कभी तो वो फ्यूचर। क्लियर है? एकदम सिंपल तरीके से समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। अगला पॉइंट है कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्यूट। कंसिडरेशन होना जरूरी है, कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, फ्लिपकार्ट तो सबको पता है ना, फ्लिपकार्ट जब शुरू शुरू में आया था ना तो 1-1 रुपए में पेन ड्राइव बांट रहा था, याद है क्या? नहीं पता है? शुरू शुरू में जब फ्लिपकार्ट आया था ना तो 16 GB के पेन ड्राइव वो 1-1 रुपए में बांट रहा था। 1 रुपए में आता है क्या पेन ड्राइव 16 GB? नहीं आता। तो आप बोलोगे सर ये तो इनवैलिड कंसिडरेशन है। इनवैलिड नहीं है, इनएडिक्वेट बोल सकते हो। एडिक्वेट का मतलब होता है एकदम सही। जैसे आपने किसी को कोई चीज बेची और उसके बदले आपने पैसे लिए, वो पैसे उस चीज के बदले अगर एकदम वाजिब लिए गए ना तब तो वो एडिक्वेट कंसिडरेशन है। कम ज्यादा लिए गए तो वो इनएडिक्वेट है। कम ज्यादा हो या बराबर हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसिडरेशन होना जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अपनी गाड़ी सेल कर रहा हूँ, ठीक है, कोई अनजान व्यक्ति अगर मुझसे गाड़ी खरीद रहा है तो मैं 3 लाख रुपए मांग रहा हूँ, और मेरा कोई जानकार लेने के लिए तैयार है तो मैं 2,75 में भी देने के लिए तैयार हूँ। कंसिडरेशन एडिक्वेट है इनएडिक्वेट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने मेरे जानकार को 2,75 में दी है तो भी वैलिड कंसिडरेशन है, और मैंने मेरे किसी अनजान व्यक्ति को 3 लाख रुपए में दी है तो भी वैलिड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कम है या कंसिडरेशन ज्यादा है या कंसिडरेशन एकदम सही है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसिडरेशन अगर है ना तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अच्छा आप एक चीज बताओ, जब आप कोई बिजनेस करते हो तो बिजनेस में कुछ गुड्स ऐसा नहीं होता जो अटक जाता है, सेल नहीं हो रहा, जो स्टॉक जैम हो गया, आप उसको निकालने के लिए कम में नहीं बेचते क्या? तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है ना? जैसे 10,000 रुपए का गुड्स मैंने इनको 4,000 रुपए में बेच दिया क्योंकि वो टका हुआ माल था, जैसे तैसे निकले वही बढ़िया। सेल लगती है ना, जब आप दिवाली वगैरह पर देखते हो तो जितने भी मार्केट होते हैं उसके बाहर लोग एक वो रेडी से लगा लेते हैं और उसके ऊपर हर कैसे बेच रहे हैं, जो जो भाव दी जाए वही ले लेते हैं वो। तो वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है ना। 5 रुपए की चीज 200 में भी बेच दी, 200 की चीज 500 में भी बेच दी, इनएडिक्वेट है। तो क्या वो वैलिड नहीं है क्या? वैलिड है वो, ठीक है। अगले की चीज है, अगला कम में बेचे ज्यादा में बेचे उसकी मर्जी, खरीदना ना खरीदना आपके हाथ में। समझ गए? तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट है या नहीं, अपन इस पे नहीं जाएंगे। कंसिडरेशन है ना तो वैलिड है, कंसिडरेशन नहीं है तो इनवैलिड है। आप ये सवाल नहीं कर सकते सर ये क्या बात हुई भाई, 1 लाख रुपए की चीज आपने कैसे 60,000 रुपए में बेच दी? मेरी चीज 1 लाख रुपए की मैं 60 में बेचूं, 70 में बेचूं, 80 में बेचूं, 20 में बेचूं, 30 में बेचूं, मुझे दिक्कत नहीं है तो आपको क्या दिक्कत? हाँ फ्री में बेच दी तो दिक्कत है, क्योंकि फ्री में बेच दी तो वो क्या हो गया? विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन तो फिर इनवैलिड है, लेकिन विद कंसिडरेशन है तो वैलिड है, चाहे वो कंसिडरेशन कम हो, बराबर हो या ज्यादा हो। ठीक है? क्लियर? कंसिडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी है क्या? हाँ या ना? नहीं। कंसिडरेशन होना जरूरी है क्या? यस। क्लियर? 100 रुपए की चीज आप 50 में बेचो, 100 रुपए की चीज आप 150 में बेचो, 100 रुपए की चीज आप 100 रुपए में बेचो, डजेंट मैटर। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तीनों बातों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसिडरेशन है ना, चाहे 50 हो, चाहे 100, चाहे 150, तो वो वैलिड है। एडिक्वेट है या नहीं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला पॉइंट, कितने पॉइंट और बच गए? चलो कल डिस्कस करेंगे इनको, अभी तो टाइम भी हो गया। ये टाइम लेंगे 15 मिनट तो लगेगी, इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है ना?